गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने लास्ट क्लास अटेंड कर ली होगी जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा बिलिंग प्रोसीजर अंडर द यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बिलिंग प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसीज ऑफ बिलिंग पर्सोनल पढ़ा, देन हमने टाइप्स ऑफ बिलिंग एंड अकाउंटिंग हेड्स किया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है या अटेंड नहीं किया है तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड विद बिलिंग। तो जब भी हम लोग बिलिंग करते हैं ना तो हम लोग कुछ टर्म्स का या कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अकाउंट्स की लैंग्वेज में या फिर रिटेल की लैंग्वेज में ज़रूरी है। तो हमारी क्लास आज की उसी के ऊपर फोकस रहेगी। कौन सी वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं? फर्स्ट है मेरे पास इनवॉइस। इनवॉइस आपने देखा भी होगा, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है मेरा इनवॉइस। अब इस इनवॉइस में क्या है, कंपनी का नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बिलिंग एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, शिपिंग एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि कितना सामान ख़रीदा गया है उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, उसकी कॉस्ट क्या थी, जो पर यूनिट की कॉस्ट क्या थी, देन टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। देन उसके बाद सब टोटल कितना हुआ, डिस्काउंट लगाया कितना, देन टैक्स कितना लगाया, देन लास्ट में टोटल आ जाता है कि वो जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदा है उसका टोटल प्राइस क्या था। ये क्या है मेरा, ये है मेरा इनवॉइस, राइट। थोड़ा इसकी लैंग्वेज में जाते हैं। क्या है इनवॉइस? इनवॉइस इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर। जो इंसान सामान बेच रहा है वो बायर को जो सामान यानी कि ख़रीद रहा है उसे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होगा, सारी की सारी डिटेल्स ऑफ अ सेल यानी कि क्या बेचा जा रहा है उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स हैं, वो होगी इनवॉइस के अंदर, राइट। अब वो चीज़ें क्या क्या हो सकती है, ठीक है। एक तो प्राइस लिखा होता है उस इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे जो कि बेचे गए हैं और जो बेचा गया है उसका प्राइस क्या था, ठीक है। दीज आर इशूड प्रायर टू द कस्टमर सेंडिंग द पेमेंट। अब ध्यान दें, ये जो इनवॉइस है वो क्या है, वो ये रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप किसी रिटेलर से कोई सामान लेने गए, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको एक बार एक कॉपी सी या फिर एक पेज सा पकड़ा देता है जिसमें क्या होता है कि वो टोटल लिखता है कि आपका इतना टोटल हो गया, आप अब पेमेंट कर दो, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, एक रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट है। यानी कि वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इतनी अमाउंट की पेमेंट, फॉर एग्जांपल 500 की पेमेंट आपको करनी है, अभी आपने पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो इनवॉइस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इट एक्ट एज ए रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट। आप कस्टमर को बोल रहे हो, आप बायर को बोल रहे हो कि आप इतनी अमाउंट की पेमेंट कर दें, ठीक है। तो दीज आर इशूड प्रायर टू द कस्टमर सेंडिंग द पेमेंट। तो ये कब कस्टमर को दी जाती हैं, ये इनवॉइस कब दिया जाता है कस्टमर को, पेमेंट होने से पहले, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर पेमेंट होने के बाद जो हमें पकड़ाया जाता है जो डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। पहले ध्यान दो, इनवॉइस समझ में आया। जो पेमेंट होने के बाद हमें जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो होता है हमारा रिसीट, या फिर हिंदी में इसे रसीद बोल देते हैं, ठीक है। तो रिसीट एक्ट एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो मेरा इनवॉइस था, इनवॉइस में मैं क्या कर रही थी, मैं इनवॉइस एक्ट एज अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट की, वो आपसे जो मेरा रिटेलर है वो कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इतनी पेमेंट कर दो। अब जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देता है तो आपको वो ऐसी कुछ रसीद सी देता होगा, ठीक है। इसे ही मैं बोलती हूँ रिसीट। तो रिसीट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट कि मैंने एज अ कस्टमर रिटेलर को पैसे दे दिए हैं। इसका क्या प्रूफ है मेरे पास, ये जो रसीद आपको दिखाई दे रही है ये प्रूफ है, राइट। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड। सेम थिंग, इट इज़ इशूड आफ्टर द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जब कस्टमर क्या करता है, रिटेलर को पैसे दे देता है और रिटेलर के पास पैसे आ गए हैं, देन वो क्या करेगा, इन रिटर्न में आपको ये रिसीट प्रोवाइड कर देता है,
राइट। तो दोनों में आपको आई थिंक डिफरेंस क्लियर होगा। इनवॉइस में मैं क्या कर रही हूँ, इट एक्ट एज ए रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, एंड रिसीट में क्या कर रहे हो आप लोग, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल में क्या है, ये काइंड ऑफ सिस्टम है मेरा, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके की लोकेशन है जहाँ पर आपकी सारी की सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी रिटेलर के पास गए, तो वहाँ जहाँ पर वो जो कैश काउंटर होगा, जहाँ वो बैठा होगा, राइट, सारी की सारी बिलिंग की प्रोसेस करने के लिए, तो वहाँ पर उसके पास बहुत सारे आइटम्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये कार्ड वाली मशीन मिल जाएगी, स्वाइप मशीन, ठीक है। आपको ये कैश रजिस्टर जो उसका गल्ला होता है, जहाँ पे वो पैसे रखता है सारे के सारे, वो दिख जाएगा, ठीक है। आपको प्रिंटर दिख जाएगा जहाँ से वो रसीद निकाल कर देता है आपको ये बार कोड स्कैनर दिख जाएगा, ठीक है। आपको ये कंप्यूटर भी पड़ा मिल सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है शॉप टू शॉप कि वहाँ पर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। तो है क्या पॉइंट ऑफ सेल? पॉइंट ऑफ सेल वो सिस्टम है जहाँ पर, या फिर वो लोकेशन है जहाँ पर आपकी सेल्स हो रही है, जहाँ पर सामान एक्चुअल में बेचा जा रहा है। तो अब सामान कहाँ बेचा जाएगा? जहाँ पर वो कैश काउंटर होगा आपका, राइट। तो वहाँ पर जब भी मैं सेल कर रही हूँ, जिस जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे ही मैं पॉइंट ऑफ सेल बोल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए, आपने कुछ ख़रीदा, तो आपने कार्ड से पेमेंट कर दी, तो वो जो कार्ड वाली जो मशीन होगी ना, उसे मैं क्या बोलूँगी, वो पॉइंट ऑफ सेल के अंदर ही आएगा। तो मान लो आपका रिटेलर है, उसने मॉनिटर पे या फिर कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम किया, देन उसके बाद रिसीट निकाल दी, ठीक है। तो जो ये मेरा मॉनिटर है और ये जो मेरा प्रिंटर है, वो किसके अंडर आएगा? पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि जब सामान एक्चुअल में बेचा जा रहा है, उस पॉइंट पे जिन जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर जिस लोकेशन पे या जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे मैं क्या बोलती हूँ? पॉइंट ऑफ सेल, राइट। In retail, the point of sale refers to the checkout area where customer pay for their purchases. Same thing कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है, वो ये चेकआउट एरिया, यानी कि आपका कैश काउंटर ही है। चेकआउट एरिया यानी कि ये जहाँ पर सामान कस्टमर खरीद कर अब पेमेंट कर कर जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल उसी जगह को, उसी चेकआउट एरिया को मैं बोलती हूँ। इट कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर, कैश रजिस्टर, बारकोड स्कैनर्स एंड कार्ड टर्मिनल्स। सॉफ्टवेयर का मतलब है यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो रिटेलर है वो अकाउंट्स को या फिर खातों को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजी या टैली का इस्तेमाल कर रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारे, उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, वो मेरा पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आएगा। कैश रजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकता है वो, ठीक है। बारकोड स्कैनर का भी, जो आप बारकोड स्कैनर अभी आगे आएगा, तो स्कैनर्स हैं, इसका भी इस्तेमाल करता है, वो भी किसके अंदर आएगा? मेरा पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। कार्ड टर्मिनल्स का मतलब है जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है, जिसमें आप एटीएम कार्ड डालते हो और पेमेंट हो जाती है, वो भी पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आएगा, राइट। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बारकोड, बारकोड हर एक प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो ना, हर एक प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो ना, तो उसके पीछे ना ये आपको कुछ पैरेलल लाइन्स सी दिखती होंगी। इवन आपकी जो नोटबुक्स आपने हाथ में पकड़ रखी होगी अभी, या फिर आपके हाथ में कोई पेन होगा, तो उस पेन का जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आपको ये पैरेलल लाइंस कुछ दिखाई देती होंगी, राइट। तो ये क्या है? ये बारकोड है हमारा, सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल्स ट्रांजैक्शन। तो ये पैरेलल लाइंस बनाई क्यों जाती हैं? इनका मेन पर्पस है कि आप एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हो उस प्रोडक्ट को, ठीक है। प्रोवाइड प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे ही मेरा ये जो रिटेलर है इस बारकोड के ऊपर बारकोड स्कैनर लगाएगा ना, तो उसे साथ के साथ उसके मॉनिटर के ऊपर शो हो जाएगा, उसके कंप्यूटर के ऊपर शो हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्कैन किया, इसको स्कैन करने के बाद शायद एक नोटबुक की डिटेल्स आ गई कि ये हो सकते हैं क्लासमेट की नोटबुक है, ठीक है, इसके अंदर इतने पेजेस हैं एंड इतना इसका प्राइस है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये इस बारकोड से मुझे पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये है मेरा बारकोड, सीरीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस।
नेक्स्ट है मेरा SKU, जिसे मैं स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोल देती हूँ। ये क्या है, ये है यूनिक कोड असाइन टू ईच प्रोडक्ट। अब हर एक रिटेलर क्या करेगा, वो अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, हर एक जो भी उसके पास सामान पड़ा हुआ है, जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको रिकॉर्ड, उसको या फिर उसका ध्यान रखने के लिए वो क्या करेगा, एक यूनिक नंबर दे देगा उसको। ठीक है, तो ये जो बार कोड था ना, बार कोड आपका हमेशा सेम रहता है। ठीक है, हर एक जो रिटेलर के पास सेम बार कोड का नंबर होगा, लेकिन ये जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है ना, ये हर एक रिटेलर अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने आप बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिटेल स्टोर है, उसके पास कोई टी शर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, तो अब उस टी शर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए उसने एक अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर दे दिया। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि एक तो अल्फ़ाबेट दे दिया, और एक न्यूमेरिक यानी कि नंबर का कोई एक करेक्टर दे दिया उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टी शर्ट है, अब उसे हर एक टी शर्ट के बारे में तो नहीं याद रह सकता है, तो वो क्या करेगा, उसे एक यूनिक नंबर दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी शर्ट है, तो टी शर्ट के लिए उसने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अपने रिकॉर्ड में, टी शर्ट है, ब्लू कलर की थी तो उसने BLU लिख दिया, और स्मॉल साइज़ किया तो उसके लिए उसने S यूज़ किया। राइट, ये तो चलो ऐसे ही हो गया। एक और देखते हैं एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास कोई हैट पड़ी हुई है। ठीक है, तो हैट है तो उसने HT फॉर एग्ज़ाम्पल हैट के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया। ठीक है, देन स्मॉल साइज़ है तो उसके लिए उसने S यूज़ कर लिया। रेड कलर की थी तो उसने RD यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो अपने स्टॉक को रखने के लिए। ठीक है, अब हर एक चीज़ तो आप नहीं याद रख सकते हो। अब पूरा पूरा मैं ये लिखने लगी हैट, शॉर्ट, ठीक है, या फिर स्मॉल, रेड, तो ये बहुत टाइम वेस्ट होता है इससे। ठीक है, तो ये रिटेलर क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर क्रिएट कर देता है उस प्रोडक्ट को असाइन करने के लिए। अच्छा, इसमें मैंने नंबर यूज़ नहीं किया, तो एक नंबर से भी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शूज़ है, शूज़ हो गया, एक स्नीकर्स हैं। ठीक है, स्नीकर्स के लिए मैंने SNK यूज़ कर लिया वर्ड। ठीक है, 6 नंबर का शू हो गया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल का है, देन मैंने मेल M लिख दिया उसके लिए। तो ये क्या हो गया, रेड कलर का है तो मैं RD यूज़ कर लिया उसके लिए वर्ड। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ। SKU, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको। यूज़ टू ट्रैक एंड मैनेज इन्वेंट्री लेवल्स। राइट, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके रिटेलर के पास, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने जो इन्वेंट्री को मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखूँगी, इन अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड की हेल्प से, ठीक है, ये है मेरा SKU कोड। ठीक है, SKU कोड यहाँ पर ये दिया हुआ है, एंड देन ये नीचे आपको बार कोड नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपको मेजरली नहीं दिखते होंगे ये SKU कोड, क्योंकि ये रिटेलर अपने पास ही रखता है, अपने रिकॉर्ड में ही होते हैं उसके पास। राइट, आपको सिर्फ बार कोड नंबर दिखाई देते हैं। तो ध्यान रहे कि जो बार कोड नंबर है वो क्या, सीरीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, और SKU कोड रिटेलर अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है ताकि वो हर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, देन उसका ट्रैकिंग कर सके, एंड उसको जो अपनी इन्वेंट्री है उसकी अच्छे से उसको रिकॉर्ड रखे, उसे अच्छे से मैनेज कर सके वो। राइट, नेक्स्ट है मेरे पास प्राइस टैग। प्राइस टैग आप लोगों ने देखा होगा, क्या है प्राइस टैग? प्राइस टैग इज़ अ लेबल अटैच टू अ प्रोडक्ट दैट डिस्प्लेज इट्स प्राइस। आप जो भी सामान खरीदते हो तो उसके पीछे उसका प्राइस लिखा होता है, उसे ही मैं क्या बोलती हूँ, प्राइस टैग। ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट्स नेम, SKU, स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट। अब इस प्राइस टैग में क्या क्या आ जाता है, उसका प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। ठीक है, जिस जो कंपनी उसे बेच रही है वो भी आ जाएगा। ठीक है, SKU आ गया, स्पेशल ऑफर्स आ गए। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, वो आ गया, डिस्काउंट आ जाता है।
क्या करता है ये? इट हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई कॉस्ट बिफोर मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। अब मैं किसी मार्केट में गई या फिर किसी शॉप में गई, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे उसका प्राइस टैग दिखाई दे जाता है तो मुझे उससे एक तो उसका ब्रांड का या प्रोडक्ट का नेम पता चल जाता है, राइट। ब्रांड या प्रोडक्ट का नेम पता चल गया। दूसरा मुझे क्या है, वो किस मटेरियल का बना है मुझे वो भी पता चल जाएगा, राइट। फिर और क्या उससे पता चल सकता है कि उसका प्राइस क्या है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट है या नहीं है, कोई स्पेशल ऑफ़र है या नहीं है। अब ये सब चीज़ें क्या है, एक कस्टमर की हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि या क्या उसे ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए या नहीं, राइट। तो इट हेल्प्स द कस्टमर टू आइडेंटिफाई कॉस्ट बिफोर मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। एक प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले ये जो प्राइस टैग है उसकी हेल्प करता है उसका परचेजिंग डिसीजन के अंदर, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड टू कस्टमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का था, 100 रुपये का सामान आपको मान लो कि 95 में मिल रहा है, 89 पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस कम हुआ है उसे मैं क्या बोलती हूँ? डिस्काउंट, ठीक है। डन फॉर रीज़न लाइक प्रमोशन एंड बल्क परचेजेस। तो डिस्काउंट का मेन पर्पस ही क्या है कि आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ उसकी प्रमोशन कर रहे हो, उसको प्रमोशन यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो कि अब आप ये सामान खरीद सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न यानी कि ब्रिंग बैक द परचेज आइटम टू अ रिटेलर। किसी कस्टमर को आपका सामान पसंद नहीं आया, देन वो क्या करता है, वो अब आपका सामान आपको वापस कर देता है। तो कस्टमर जब रिटेलर को सामान वापस कर देता है उसे मैं क्या बोलती हूँ? रिटर्न। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो देन कुछ रिटेलर्स हैं वो आपको रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न क्या है मेरा, देन उसके बाद वो कुछ रीज़न्स भी पूछते हैं कि आप जो सामान रिटर्न कर रहे हो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो डिफेक्ट है कि जो आपने सामान ख़रीदा था उसके अंदर कुछ कमी थी, या फिर डिससेटिस्फेक्शन कि जो सामान ख़रीदा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कि जो आपको पिक्चर में दिख रहा था ना ऑनलाइन वो ऐसा नहीं दिखा, या फिर आप जब वो आया देन आपको अच्छा नहीं लगा वो सामान, ठीक है। और द चेंज इन कस्टमर नीड्स, या फिर कस्टमर का अब चाहिए ही नहीं वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिटर्न के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक ये हैं, राइट। नेक्स्ट है रिफ़ंड। अब जो आपने सामान रिटर्न किया या फिर कस्टमर ने जो सामान रिटेलर को रिटर्न किया है, कस्टमर को अब पैसे भी तो वापस मिलेंगे, ठीक है। वो पैसे कौन देता है वापस? रिटेलर देगा, राइट। रिटर्न ऑफ मनी टू अ कस्टमर फॉर अ रिटर्न्ड आइटम। रिटेलर के पास जो सामान आ गया, अब बदले में जो उसे पैसे आए थे वो भी उसे वापस करने पड़ेंगे, उसे मैं क्या बोलूँगी? रिफ़ंड। अब रिफ़ंड देने से पहले आपको एक बार पहले चेक करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आया है वो सही कंडीशन पे है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाइंग द कंडीशन ऑफ द रिटर्न्ड आइटम बिफोर प्रोसेसिंग रिफ़ंड। कई बार क्या होता है कस्टमर सामान इस्तेमाल किया कर लेते हैं देन उसके बाद वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए रिटेलर क्या करता है, एक बार वेरीफाई कर लेता है कि वो प्रोडक्ट ठीक कंडीशन में है भी या नहीं, राइट। देन उसके बाद वो प्रोसेस करेगा रिफ़ंड उसका। नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स। कंडीशंस अंडर विच अ बायर अग्रीज टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज फ्रॉम अ सेलर। पेमेंट ड्यू डेट, कैश ऑन डिलीवरी। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनलाइन कुछ ख़रीद रहे हो तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आ जाता है आपके पास कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। देन आपकी कार्ड की भी पेमेंट आ जाती है। देन उसके बाद वो आपसे यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट आपसे डिमांड कर लेता है। देन नेट बैंकिंग की ऑप्शन भी आपके पास रख देता है, ठीक है। सेम है जब मैं किसी स्टोर में जाती हूँ वहाँ पर भी मेरे पास कार्ड की ऑप्शन होती है, क्यूआर कोड मैं वहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी देन होता ही है, ठीक है। यूपीआई भी वहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उसके पास वेरियस आप पेमेंट ऑप्शन रख देते हो ताकि आपकी पेमेंट जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड
टर्मिनल, बेसिकली कार्ड टर्मिनल है, डिवाइस यूज टू प्रोसेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली एट द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो क्या है ये क्रेडिट कार्ड टर्मिनल? जिस डिवाइस से आपका पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टेलर के पास गए, आपने कुछ सामान ख़रीदा, देन आपने पेमेंट क्या की, कार्ड से कर दी, तो उसके पास एक मशीन पड़ी होती है, एक डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस को मैं क्या बोलती हूँ, कार्ड टर्मिनल या फिर क्रेडिट कार्ड टर्मिनल, राइट। अब ज़रूरी नहीं है क्रेडिट कार्ड टर्मिनल बोल रहे हैं तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज़ हो रहा है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्ड टर्मिनल ही है ये बेसिकली। होगा कैसे? अब इसमें आप एक तो कस्टमर स्वाइप कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, कार्ड उसने इंसर्ट किया है, स्वाइप आ जाएगा, ये वाला केस, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर स्वाइप कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, राइट। देन टैप में क्या है, कुछ जो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर वाईफाई लगा होता है, तो आपको बस उस डिवाइस के अंदर एक टैप ही करना होता है, देन अपने आप पेमेंट हो जाती है, राइट। तो ये सब क्या है, डिवाइसेस हैं, कार्ड टर्मिनल्स हैं, जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हो या फिर कस्टमर इजीली पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है कैश ड्रॉर। ये आपने देखे होंगे, रिटेलर्स क्या करते हैं, अपने पास ये ड्रॉर्स रखते हैं, जिसे हम हिंदी में गल्ला बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉइन्स के लिए इन्होंने एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया होता है, ठीक है। 100 के नोट अलग से रखे होते हैं, 500 के नोट अलग जगह रखे होते हैं, ठीक है, 10 के अलग से। तो ये सब क्या है, कंपार्टमेंट, इट इज़ अ कंपार्टमेंट इन कैश रजिस्टर और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज टू स्टोर कैश। जहाँ पर आप अपना पैसा स्टोर करके रखते हो, उसे मैं क्या बोलूँगी, कैश ड्रॉर। नेक्स्ट इज़ रिसीट प्रिंटर। रिसीट प्रिंटर, जिससे कि आपके कस्टमर का रिसीट प्रिंट होकर बाहर निकल रही है, ठीक है। इसके भी अलग अलग साइजेस होते हैं, मेजरली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस कनेक्टेड टू ए कैश रजिस्टर और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम यूज टू प्रिंट रिसीट। ये जो आपके कंप्यूटर्स होंगे उससे अटैच रहेंगे, तो जैसे ही पेमेंट कस्टमर कर देता है, उसके बाद क्या करेंगे, इस रिसीट प्रिंटर से एक कॉपी बाहर निकल कर आ जाती है, ठीक है, जो कि हम बाद में कस्टमर को पकड़ा देते हैं। अब इस प्रिंट्स इन्फॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ परचेज, आइटम परचेज, टोटल अमाउंट पेड एंड पेमेंट मेथड। क्या क्या इस रिसीट प्रिंटर से निकल कर आएगा, या फिर इस रिसीट के अंदर क्या क्या निकल कर आएगा। एक तो किस दिन, डेट, कौन सी डेट के अंदर आपने वो सामान ख़रीदा, क्या परचेज़ किया, टोटल अमाउंट क्या थी, एंड देन कौन से पेमेंट मेथड का इस्तेमाल आपने किया। तो बेसिकली रिसीट प्रिंटर किस चीज़ में हेल्प कर रहा है मुझे, इस रिसीट को प्रिंट करने में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।